हेलो, वेलकम दिस चैनल एपेक्स ऑफिशियल। आज हम आप लोगों के सामने 12th बायोलॉजी का 11th क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही टॉप क्वेश्चंस हैं। आशा है कि ये क्वेश्चंस जो होती है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो 11th टॉप शॉर्ट वीवीआई टॉप क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी क्लास के, जो हमारे द्वारा यहाँ चलाई जा रही है। तो देखेंगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो दिया गया है, सहजीविता को उदाहरण सहित समझाइए। सहजीविता को उदाहरण सहित समझाना है। इसके बारे में, सहजीविता के बारे में हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि यह जीवों की ऐसी पारस्परिक प्रक्रिया होती है। जैसे जानते हैं कि इस पर्यावरण में स्थित विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, तो प्रत्येक जीवों के जैविक और अजैविक संबंध जो होते हैं, इसी पारस्परिक संबंधों को दर्शाना ही इसमें ये प्रक्रिया बताई गई है। ध्यान से देखेंगे कि ये जाति दूसरा है और ये जाति दूसरा है, और ये दोनों जातियों के बीच जो परस्पर प्रक्रिया होती है, अर्थात एक दूसरे के बीच संबंध होते हैं, यही संबंधों को हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम बताते हैं। ध्यान से देखेंगे कि पहले अगर दो जातियां हैं, दोनों जातियों के बीच परस्पर प्रक्रिया जो होती है, जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है, ऐसे लाभों को हम लोग कहते हैं सहजीविता। अर्थात सहजीविता का अर्थ होता है कि सह एक साथ, दोनों जीव एक साथ मिलकर के ही जीवन बसर करते हैं, तो जिन्हें हम लोग सहजीविता कहते हैं। ये सहजीविता जीवों की वह जैविक संबंध मानी जाती है जिसमें दो अलग अलग जातियों के जीव होते हैं, दो अलग अलग प्रजातियों के जीव होते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं तथा दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। दोनों जो होते हैं एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तथा जीवन यापन करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और जीवन यापन साथ साथ करते हैं, एक साथ मिलकर के रहते हैं और एक दूसरे को ही लाभ पहुंचाते हैं। दोनों में से किसी को हानि नहीं होती है। यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में दोनों जीव एक दूसरे पर आश्रय होते हैं। यहाँ एक दूसरे पर ही आश्रय होते हैं दोनों जीव, और पोषक तत्वों की साझा करते हैं। वो पोषक तत्वों के पार्टनरशिप में, अर्थात जो भी पोषक तत्व होते हैं वो दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं और वह बेहतर तरीके से जीवित रह पाते हैं। और सहजीविता की प्रमुख बातें, ध्यान देने योग्य बातें यहाँ है, इससे पारस्परिक लाभ क्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखेंगे कि इसमें दोनों जातियों के जीवों को क्या होती लाभ होती है। इसमें दोनों जातियों के जीवों को लाभ होता है, किसी को हानि नहीं होता है। अर्थात लाभ या फायदा होते हैं जिससे किसी को नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। ऐसे ही पारस्परिक प्रक्रिया जो होती है, जिन्हें हम लोग सहजीविता को उदाहरण माना जाता है। अब यहाँ घनिष्ठ संबंध, घनिष्ठ संबंध अर्थात एक दूसरे से जीव जो होते हैं वह इस प्रकार जुड़े होते हैं कि काफी करीब से जुड़े होते हैं। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे के जीव एक दूसरे के अंदर भी हो सकते हैं, या एक दूसरे के इतने करीब होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए भी हो सकते हैं, समीप भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है, देखेंगे, कहा जा रहा है कि जीव, ये जीव के अंदर या बाहर भी स्पर्श में भी रह सकते हैं। जीव के ऐसे सहजीविता में, सहजीवी संबंध में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे के अंदर भी हो सकते हैं, एक दूसरे के बाहर भी रह करके दोनों एक दूसरे से पार्टनरशिप में साझा कर सकते हैं और एक दूसरे के स्पर्श में अर्थात संबंध में भी रह सकते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण बताया जा रहा है, जैसे लाइकेन। लाइकेन जो होते हैं, यह शैवाल तथा कवक जो होती है, इस दोनों के सहजीवी संबंध के कारण ही उत्पन्न होता है। जहां पर लाइकेन अर्थात SO2 का सूचक भी माना जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक माना जाता है, जो यह जहां पर SO2 के ये अधिक प्रदूषण जो फैलते हैं, वहां पर ऐसे सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल और कवक यहाँ अधिकांशतः उत्पन्न हो जाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन को बनाते हैं तथा कवक को सुरक्षा, कवक जो होती है, इन्हें शैवाल जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन को बनाते हैं, और कवक जो होती है इन्हें पानी प्रदान करता है या जल प्रदान करता है, जिन्हें कहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे का सहजीवी संबंध बनाए रखते हैं, जिन्हें हम लोग सहजीविता का सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं। सहजीविता का सबसे बड़ा उदाहरण लाइकेन को माना जाता है, जिसमें शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ रहते हुए भी, एक दूसरे के साथ रह करके भी, साझा करके जीवन बसर करते हैं। अब एक प्रश्न जो होगी ये कंप्लीट, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं हम लोग। कहा जा रहा है इसमें, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। देखेंगे
ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? अब यहाँ जानते हैं, इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार की बातें बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस जो होती है यह एक कांच का बना हुआ एक घर है, जो पौधा घर है, जिसमें जिसका उपयोग हम लोग शीत ऋतु में यानी ठंडी के मौसम में, शीत ऋतुओं में जब पृथ्वी का तापमान माइनस में चले जाते हैं तो उस समय अवधि में फसलों को उगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात पृथ्वी का तापमान जो होती है वो सामान्य बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान तक बनाए रखता है। और इसके प्रमुख गैसेज जो होते हैं जैसे CO2 होते हैं, मेथेन होता है, CFC होते हैं तथा नाइट्रस ऑक्साइड होता है। यहां पर ध्यान देंगे कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होती है, इस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा CO2 होते हैं जो 60% मानी जाती है, और इसमें ये CFC जो गैसेज होती है जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं वह 20% मानी जाती है। और यहां जानते हैं कि ये नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड वह 4% होती है, और मीथेन मीथेन जिन्हें CH4 संकेत के रूप में बता सकते हैं तो इन्हें यह 16% मानी जाती है। तो यहां देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज्यादा, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा कौन सी गैसेज उपलब्ध होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उससे कम कौन से? CFC की अधिकता अगर बढ़ जाती है जिससे वैश्विक तापमान बढ़ने की संभावना अधिक होती है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग जो होते हैं यह बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। अर्थात इसके कारण हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं, ओजोन परत में क्षय भी हो जाता है, जिससे ओजोन परत में छिद्र हो जाती है, जिससे सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी विकिरण जो होती है पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ने से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। तो ये सभी बहुत सारी कारण है। अब यह जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में प्रकाश संश्लेषण के कारण या विभिन्न प्रकार के गैसों के बढ़ जाने से पृथ्वी का तापमान अधिकांशतः बढ़ जाता है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसे। अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में जानते हैं हम लोग। कहा जा रहा है यहाँ पर जैव विविधता संरक्षण, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु है उससे संरक्षण करने के लिए, उससे बचाने के लिए किस प्रकार के उपाय को अपनाएंगे हम लोग, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है हमें। ध्यान से देखेंगे कि जैव विविधता, इस पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं वो सभी को बचाए रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो देखेंगे, कहा जा रहा है कि इस परिस्थिति या पर्यावरण में पाई जाने वाली जितने भी जीव होते हैं इस सभी में विभिन्नताएं होती है। इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पादप एवं जीव जंतु सभी पाए जाते हैं। तो ये सभी जीव जंतुओं में भिन्नताएं पाई जाती है। भिन्नताएं अर्थात सभी एक समान नहीं होते, और इन्हें ही जैव विविधता कहा जाता है। और इस जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए, संरक्षण अर्थात बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए या अर्थात बचाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं जो निम्न है, नीचे दर्शाए गए। तो ध्यान से देखेंगे, बताए जा रहे हैं सबसे पहला कि प्राकृतिक आवास की रक्षा करना होता है। अर्थात जितने भी जीव जंतु होती है, जो भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर, इस पर्यावरण में पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं, यदि उस जिस जंगल में जो जीव उपलब्ध होते हैं, पाई जाती है, यदि उस जंगल को हम लोग काट देते हैं तो उसे रहने की संभावनाएं बहुत कम होती है। अर्थात वह जीव अपनी जान बचाने के लिए यत्र तत्र जहां तहां भागने लगते हैं, या वह किसी कारणवश शिकार हो जाते हैं या मृत हो जाते हैं, अर्थात जिन्हें हम लोग कहते हैं विलुप्त हो जाना। अब यहाँ जानते हैं कि सबसे पहले उस जीवों को बचाए रखने के लिए उसके प्राकृतिक आवास जो होती है उसे रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। सबसे पहला उसके आवास को रक्षा करते हैं तो उसमें रहने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं वह सुरक्षित रह सकते हैं। इन्हें हम लोग स्व संरक्षण भी कह सकते हैं या इन सीटू प्रयास भी कहा जा सकता है इसे। अब देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की स्थापना करना भी जरूरी होता है। अब यहाँ समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान का अर्थ एक नेशनल आधार पर, ये उद्यान अर्थात जैविक, या जैसे में चिड़ियाघर होती है या पार्क होती है, ऐसे स्थानों को संरक्षित करना या ऐसे स्थानों को बनाना जिसमें विभिन्न प्रकार के पादपों की प्रजातियों का, अर्थात जीव जंतुओं की प्रजातियों को भी यहाँ पर जो विलुप्त होने की कगार पर है, अर्थात जो अन्यथा आसपास के क्षेत्रों में फैल रहे हैं, जिन्हें शिकार हो जाते हैं, उन्हें बचा करके इस चिड़ियाघर में रखा जा सकता है, जो सुरक्षित रह सकते हैं, उनमें पूर्ण रूप से देखभाल किया जा सकता है। और तीसरी पॉइंट बताया जा रहा है कि जीवों के अवैध शिकार पर प्रतिबंध तथा सतत विकास की प्रक्रिया को अपनाना। अब कहा जा रहा है कि जीवों को जो अवैध रूप से शिकार कर देते, अवैध रूप से अर्थात बेवजह से हम लोग जीवों को मार देते हैं, तो ऐसे इस पर शिकार करने पर, मारने से
बचाने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए भारतीय सरकार द्वारा। अब उसके बाद जानते हैं कि सतत विकास, हमेशा विकास की कदम क्यों बढ़ाए रखने के लिए, हमेशा विकास करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। किस प्रकार की प्रक्रिया? तो हमें अवैध शिकार नहीं करना चाहिए, अर्थात ऐसे उद्यान एवं चिड़ियाघर जैसे स्थलों को बनाना चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो विलुप्त हो रही है, प्राकृतिक जो विलुप्त हो रही है, उन्हें बचाए रखना अनिवार्य होता है। तो नेक्स्ट उसके आगे जानते हैं हम लोग, देखेंगे कहा जा रहा है जैव विविधता संरक्षण के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या होती है। तो सबसे पहला बता रहा है स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन सीटू प्रयास। इन सीटू प्रयास का अर्थ होता है कि जिस जंगल में अर्थात जिस क्षेत्र में पर्यावरण में जो जीव रहते हैं, तो उस जीव को जीवित रखने के लिए हमें उसके वास स्थानों को सबसे पहले सुरक्षित रखना होगा। तो वास स्थानों को सुरक्षित रखेंगे, उन्हें अपना पोषण संपूर्ण रूप से मिलेगा, तो उसकी संख्या में वृद्धि होगी। लेकिन यदि उसके वास स्थान को ही काट देते हैं तो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है, अर्थात वह शिकार हो सकते हैं या वह प्रजातियां विलुप्त हो सकती है। अब देखेंगे जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण करना, जहां पर जो जीव रह रहे हैं उसको उसी आवास में सुरक्षित बचाए रखने के लिए बचाए रखना ही कहा जाता है इन सीटों पर प्रयास अर्थात स्वस्थानीय संरक्षण। इसमें दूसरा बताया जा रहा है कि इसको उसी आवास में संरक्षण रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान अर्थात वन्य जीव अभयारण्य ये सभी बनाना भी अनिवार्य होता है। जो जीव विलुप्त होने की कगार पर होते हैं उन्हें रेस्क्यू करके उस क्षेत्रों में पहुंचाना जहां पर उसे पूर्ण रूप से देखभाल किया जा सकता है, अर्थात उसके प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। अब बताया जा रहा है इसमें कि जंगली जानवरों एवं पादपों के लिए भी सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना। अब जंगली जानवरों के लिए भी एक चिड़ियाघर जो होते हैं, जू जो होते हैं, जैविक उद्यान जिन्हें हम लोग कहते हैं, उससे भी स्थापना करना अनिवार्य होता है ताकि इस प्रकृति को बचाया जा सकता है। अर्थात विभिन्न विभिन्न प्रकार के पादप जो होते हैं, पादपों की भी प्रजातियां जो है आजकल अत्यधिक दोहन होते जा रही है, तो इसे बचाए रखने के लिए भी, सुरक्षित रखने के लिए भी एक वनस्पति अर्थात बोटेनिकल गार्डन की आवश्यकता होती है, वनस्पति उद्यान की आवश्यकता होती है। तो इसे वनस्पति उद्यान की स्थापना करना अर्थात जिन्हें हम कहते हैं सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना, सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना करना जहां पर ऐसे प्रजातियों को, पादपों की प्रजातियों को भी बचाए रखने के लिए वहां से जो भी पादप की प्रजातियां यदि है जिस क्षेत्र में उपलब्ध है तो उसे वहां से उसकी प्रजातियों को ऐसे बोटेनिकल गार्डन में अर्थात वनस्पति उद्यान में इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अब उसके आगे जानते हैं, नेक्स्ट बताया जा रहा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण का मतलब बता दें जिन्हें हम लोग कहते हैं एक्स सीटू प्रयास। एक्स सीटू प्रयास का अर्थ होता है जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती, संकटग्रस्त प्रजातियां जो होती है उसे उनके प्राकृतिक आवास से, उनके प्राकृतिक आवास से, अब जहां जान रहे हैं कि प्राकृतिक आवास में वो उनके संकट आने वाली है, यदि किसी बड़े जानवरों द्वारा शिकार हो जाने वाले हैं या किसी जीव जंतु द्वारा, मनुष्य द्वारा ही या अन्य जीवों द्वारा शिकार हो जाने वाले हैं जिन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं, उसके उसकी प्रजातियां जो होती है आगे नहीं है उपलब्ध, जो विलुप्त होने की कगार पर होते हैं, तो उसे बचाए रखने के लिए हम विशेष स्थान पर, जैसे एक जैविक उद्यान होती है, तो जैविक उद्यान में सुरक्षित रखना, जैविक उद्यान अर्थात चिड़ियाघर जिन्हें कहते हैं, इस चिड़ियाघर में उनके प्राकृतिक आवास से उस जंगल से निकाल करके, उस जंगल से ला करके या यत्र तत्र जहां फैले होते हैं, जहां पर इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागते रहते हैं, उस जंतुओं को रेस्क्यू करके उसे विशेष स्थानों पर पहुंचाना तथा उसके संरक्षण करना, अर्थात उसके विशेष स्थान पर पहुंचाना जहां पर उसकी पूर्ण रूप से देखभाल किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में पहुंचाना ही क्या कहलाता है? ये एक से सीटू प्रयास अर्थात बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाती है। अब उसके आगे नेक्स्ट में जानते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि बीटी कॉटन के लाभ को बताइए। बीटी कॉटन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं हम लोग। बीटी कॉटन, ये बीटी का अर्थ होता है बेसिलस थुरिनजिएसिस, अर्थात ये बेसिलस थुरिनजिएसिस जो है यह एक जीवाणु है। बेसिलस थुरिनजिएसिस यह एक जीवाणु है और इस जीवाणु के जो डीएनए होता है, इस जीवाणु के डीएनए का जो खंड होते हैं जिसे हम लोग जीन के नाम से जानते हैं, इस जीन का नाम होता है क्राइजीन। अब इस क्राइजीन को हम लोग, इस क्राइजीन से जो भी रसायन उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं विष अर्थात विषैले पदार्थ होते हैं, यह विष जो होते हैं अर्थात जिन्हें जीव विष के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अब यह जीव विष जो होते हैं जिन्हें के पौधों के साथ में संकरण कराई जाती है और पौधों के साथ संकरण करा करके जो पादपों के बीज तैयार किए जाते हैं, ऐसे बीजों को, ऐसे फसलों को हम लोग बीटी फसल के नाम से जानते हैं। अर्थात कपास के बीजों के साथ भी ऐसे ही बीटी अर्थात बेसिलस थुरिनजिएसिस के जीनों के साथ संकरण कराई जाती है, जिन्हें हम लोग
बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं, अर्थात इसी कपास को ही हम लोग इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। अर्थात बीटी कॉटन या बीटी कपास एक आनुवंशिक रूप से संशोधित या जीएमओ फसल है। जीएमओ कहने का अर्थ होता है कि जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है। जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का अर्थ होता है कि इसके जीन में रूपांतरित करके यह जीव बनाई जाएगी। अब यहां पर जानते हैं कि जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म है और यह जेनेटिक रूप से मॉडिफाई किया गया किस प्रकार से, तो ये जानते हैं कि इस बेसिलस तुरिंजेसिस नामक एक जीवाणु के जीन है। जीन से ये क्राइजीन को निकाल करके बीज के साथ अर्थात ये बीजों के साथ ये क्राइजीन जो होते हैं जिसे विषैले पदार्थ कहते हैं अर्थात जिन्हें जीव विष कहा जाता है, उसको बीजों के साथ संकरित कराई जाती है अर्थात क्रॉस कराए जाते हैं। और ये क्रॉस कराने के फलस्वरूप जो जीव प्राप्त होते हैं या फसल प्राप्त होते हैं जिन्हें हम लोग बीटी फसल कहते हैं, बीटी कॉटन कहते हैं। उसके बाद जानते हैं कि यह विशेष रूप से बॉलवर्म जैसे कीट, ये बॉलवर्म जैसे कीट यह बॉलवर्म एक कीट है, कीटों के प्रति प्रतिरोधक होता है। प्रतिरोधक का अर्थ होता है यह कीट को अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देता और सॉरी थोड़ा सॉरी। अब देखेंगे इसके प्रमुख लाभों में लगभग कीटनाशक दवाओं जो होते हैं, यहाँ पर कीटनाशक दवा लिखा गया, यहाँ पर दवाओं कीटनाशक दवाओं में लगभग 40 से 60% की कमी आई। ऐसे पौधे जो बनाई जाती है जीएमओ रूपांतरित से ये जीएमओ रूपांतरित से जो फसलें बनाई जाती है, बीज बनाई जाती है, ऐसे फसलों में कीट प्रतिरोधक फसल होते हैं। ये कीट प्रतिरोधक अर्थात कहने का अर्थ होता है जिसमें कीट नहीं लगते जिसमें कीट लगने की संभावना बहुत कम होती है। अर्थात यहां पर बताया जाता है तथा 20 से 22% उत्पाद की क्षमता में वृद्धि होती है जब इसमें कीट की आवश्यकता नहीं होती। कीट जब इसमें नहीं लगते हैं, कीट नहीं लगने से उसकी फसल में उत्पाद में अधिक वृद्धि होने लगती है। यह तकनीक जो होती है यहां बताया गया, यह तकनीक पर्यावरण के बिल्कुल यह तकनीक पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल और लाभकारी कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो जीव जो होते, जो जैसे पर्यावरण में या मृदा के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे वे एनाबिना होते हैं, नोस्टॉक होते हैं, तो ऑसिलेटोरिया होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो होते हैं फसलों की पैदावार के लिए बहुत ही लाभदायक और उन्नत होते हैं। तो ऐसे फसलों के लाभकारी के लिए ही होते हैं ये फसल या बीज जो कीटों को, लाभकारी कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाते अर्थात इस ऐसे ह्यूमस बढ़ाने वाली कीटों को मृत्यु नहीं करती है, मारती नहीं। अब यहां पर समझते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। अब ये बीटी बनाने से, बीटी अर्थात बेसिलस तुरिंजेसिस के जीन के प्रयोग से जो फसल बनाई जाती है, ऐसे फसलों को बनाने से क्या फायदा है तो ऐसे पौधे जो होते हैं या कीट प्रतिरोधक होते हैं। ऐसे पौधों में बीटी कपास में बेसिलस तुरिंजेसिस जैसे जीवाणुओं के जीन पाई जाती है जो कीटों के शरीर में प्रवेश करते ही उसके आंतों में क्या हो जाता है, छिद्र हो जाती है, आंतों में छिद्र कर देता है और जिससे उस कीटों की मृत्यु हो जाती है, जिससे वह कीट जो होते हैं वह फसलों को नहीं खा पाती है, जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। अब उसके आगे जाते हैं। अब बताया गया है इसकी उत्पादन क्षमता में अधिक वृद्धि होती है। ये जानते हैं हम लोग कि जब फसलों को कीट नहीं खाते हैं तो कीट के द्वारा ही फसल अगर नष्ट होने लगते हैं, कीट जब नहीं खाएंगे तो फसल की पैदावार में उन्नत होगी, वृद्धि होगी, विकास होगा, जिससे उत्पादन क्षमता इसकी बढ़ जाएगी। उन्नत क्षमता और उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और इसकी प्रभाव 120 दिनों तक रहती है, जिससे फसल काफी सुरक्षित रहता है। अब इससे बचाए रखने के लिए सबसे बेहतर उपाय क्या है, बीटी फसल को बनाना अर्थात बेसिलस तुरिंजेसिस नामक जीवाणु जैसे जीनों का प्रयोग करके फसलों को बनाने का कार्य किया जाए और यह 120 दिनों तक के सफल रहती है, सुरक्षित रहती है, प्रभावी रहती है, जिससे फसलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। और इससे जैसे में बनाए जा सकते हैं ये फ्लेवर सेवर टमाटर। ये फ्लेवर सेवर टमाटर जो है, इसके टमाटर के एक ऐसी प्रजातियां है जिसके फ्लेवर को हम लोग बहुत दिनों तक के सेवन करके रख सकते हैं अर्थात सेव करके रख सकते हैं। अब जिन्हें बीटी के द्वारा ही बनाई गई और बीटी फसल जो बनाए जाते हैं इसमें सबसे पहला बनाया गया था कौन सा, कॉटन, और उसके बाद तंबाकू। तो ये सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट
आते हैं। अब यहाँ देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाली है, क्योंकि ये प्रश्न जो है अभी तक के 2020 के बाद अब कोई भी एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है। तो थोड़ा-सा इस पर केयर किया जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है और इसका उपयोग क्या होता है? साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? इसका उपयोगिता क्या है? तो इसके बारे में समझने से पहले ध्यान से देखिए, साइक्लोस्पोरिन ए एक शक्तिशाली किस प्रकार के इम्यूनो सप्रेसेंट है। इम्यूनो सप्रेसेंट कहने का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी तंत्र होती है, उसको दमन कर देता है। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर होती है, उसे नष्ट करने का कार्य करता है। अर्थात नष्ट करने का कार्य करता है, जिसे दमन करता है। अर्थात यह एक दवा है। ये शक्तिशाली साइक्लोस्पोरिन ए जो है, यह एक ऐसी दवा है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को कमजोर करता है। क्यों कमजोर करता है? तो इसके बारे में समझते हैं हम लोग कि यह एक दवा है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करके उससे कार्य करती है। अब क्यों हमारे शरीर में कमजोर करती है यह? हमारे शरीर में तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहिए जिससे रोग ग्रसित नहीं हो हम लोग, लेकिन इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखें। कहा जा रहा है कि यह विशेष रूप से अंग प्रत्यारोपण, अच्छा यह अंग प्रत्यारोपण का अर्थ सब लोग जानते हैं कि अंग प्रत्यारोपण जिसे कहते हैं ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो किसी प्रकार के ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट, जैसे में यहाँ पर जानते हैं किडनी को, यकृत को, हृदय या किसी भी अन्य अंग जो होते हैं जिसे ट्रांसप्लांट करा करके वह जीवित रखा जा सकता है। तो ऐसे ऑर्गन्स को जब हम लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं उसके बाद ये शरीर द्वारा नए अंग जो होते हैं उसे अस्वीकार कर देती। हमारे शरीर में कोई भी अंग, जैसे में हो सकते हैं किडनी होती है, यकृत होता है या हृदय होती है, इसमें से कोई भी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे शरीर में यदि लगाई जाती है या ट्रांसप्लांट कराई जाती है, जिस जो तुरंत ही सुचारू ढंग से कार्य नहीं करने लगता है, तो इसे हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स होते हैं इस पर प्रभाव डालता है। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए अर्थात अस्वीकार करता है, तो इसे रिजेक्शन को कम करने के लिए, यह रिजेक्शन को दूर करने के लिए, रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक साइक्लोस्पोरिन एक किस प्रकार के, यह एक प्रतिरक्षी प्रणाली को कमजोर करने वाली एक दवा है। यह एक एंटीबायोटिक है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और कमजोर करने के बाद हमारे शरीर में जो अंग प्रत्यारोपित किया गया है उस अंगों को सुचारू रूप से क्रियाशील करने में मदद करता है। तो यहां देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षार्थ संकरण क्या है, अर्थात जिन्हें कहते हैं टेस्ट क्रॉस क्या है। परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। यह भी टेस्ट क्रॉस ये मेंडल ने दिया था। अब ये जानते हैं कि यह एक आनुवंशिक प्रक्रिया है। यह भी जानते हैं कि ये एक आनुवंशिक प्रक्रिया अर्थात जो एक जीवों से दूसरे जीवों में प्रवेश करता है और सेम या भिन्न लक्षण को भी प्रकट कर सकता है, जिसमें अज्ञात जीनोटाइप अर्थात सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं, जिन्हें हम लोग अज्ञात या अप्रभावी भी जीन कह सकते हैं, युग्मक भी कह सकते हैं। जो प्रभावी लक्षण दिखता है उसके साथ क्रॉस या समयुग्मजी प्रभावी जनक से कराया जाता है। अब इसका क्रॉस कराना होता है कैपिटल टी अर्थात प्रभावी जीनों से। जब ध्यान से देखेंगे कि ये अप्रभावी लक्षण वाले हैं और इसका क्रॉस हम कराते हैं कैपिटल टी अर्थात प्रभावी लक्षणों वाले से, तो इससे जो हम लोग युग्मक को निकालेंगे, तो यहां देखेंगे जब इसके युग्मक को अलग करेंगे कैपिटल टी या स्मॉल टी हो जाएंगे और इसके युग्मक को अलग अलग करेंगे तो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी होगा। तो ये कैपिटल टी को अगर इससे संकलित कराई जाती है तो दोनों का दोनों कैपिटल टी आता है, फिर इससे संकलित कराई जाती है तो दोनों का दोनों कैपिटल टी आता है, और फिर ये कैपिटल और स्मॉल आते हैं, फिर ये कैपिटल और स्मॉल आते हैं। तो यहां देखेंगे दोनों मौथर क्या होती है, ये 50%, ये 50% जो होते हैं वह सेम टू सेम युग्मनज का निर्माण कर रहा है। अब ये सेम टू सेम युग्मनज का निर्माण करता है जिन्हें हम लोग 1.1 या 1:1 कहते हैं। यह टेस्ट क्रॉस का अनुपात माना जाता है। अब देखेंगे कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, यह क्यों हम लोग कराते हैं, ये परीक्षार्थ संकलन क्यों कराए। तो इसका उद्देश्य था कि यह पता लगाना कि प्रभावी प्रभावी युग्मजी जो होता है, ये जो सम युग्मजी है जिससे कैपिटल टी होती है, तो ये कैपिटल टी अर्थात विषम युग्मजी जिन्हें कहते हैं कैपिटल और स्मॉल टी, ये विषम युग्मजी है। यह तकनीक विषम युग्मजी इनमें से कौन सा ज्यादा प्रभावी है, इसके लिए यह टेस्ट क्रॉस अर्थात परीक्षार्थ संकलन का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक जो होती है जिसे मेंडल द्वारा ही दिया गया, यह विकसित किया गया था मेंडल द्वारा ही 1874 में, जब 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या और आगे थे। यहाँ देखेंगे ये भी बहुत अच्छी इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरा ध्यान से देखेंगे। कहा जा रहा है कि बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर क्या है।
तो बायोरिएक्टर एक बड़ा सा परखनली होता है जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी अर्थात औद्योगिक क्षेत्र में, जैसे कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, ऐसे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है जहां अधिक मात्रा में 500 या उससे अधिक हजारों लीटर में उत्पाद तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे यहाँ पर बायोरिएक्टर एक ऐसा बंद पात्र है, वेसल से बंद पात्र मानी जाती है, जो एक जीवित कोशिकाओं अर्थात सूक्ष्म जीवों जैसे में बैक्टीरिया होती है, फंगस होता है, या विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके विभिन्न विभिन्न प्रकार के रसायन का या एंजाइमों के उपयोग करके जैविक उत्पाद बनाई जाती है। यह जैविक उत्पाद बनाने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं और यह बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग करते हैं। बड़े पैमाने पर जैसे जब 500 लीटर से लेकर के 1000 लीटर तक के अगर उत्पाद को तैयार करना होता है तब इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब यहां जानते हैं कि इसमें जो ये बायोरिएक्टर है अर्थात इसमें ये जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग करते हैं। और ये बायोटेक्नोलॉजी में जब इसे प्रयोग किया जाता है तो ऐसे बर्तनों को हम लोग फर्मेंटर कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रयोग किए जाते हैं बर्तन, जो इतने अधिक मात्रा में उत्पाद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े बर्तन का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम लोग फर्मेंटर के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बायोरिएक्टर जो होती है जिसमें बहुत सारे पंखे होते हैं, जिसके माध्यम से तापमान, पीएच मान, ये सभी के मात्रा को आधार पर यह मिश्रित करके एंजाइम, फंगस, बैक्टीरिया या विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के से रसायनों को तैयार किया जाता है, अर्थात इससे ही एंटीबायोटिक जैसे रसायन बनाई जाती है। एंटीबायोटिक जैसे रसायन तैयार करने में ही इसका प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम लोग बायोरिएक्टर कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कहा गया इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ होता है जैसे डीएनए, अब यहां पर बताया गया है एक डीएनए है और डीएनए से क्या बन जाता है, आरएनए। जैसे ये डीएनए होता है, अब यहां पर ये डीएनए है, डीएनए दोहरी लड़ी वाला या द्विरज्जु की संरचना होती है। अब इसमें किसी डीएनए पॉलीमरेज द्वारा पॉलीमरेज इसमें प्रवेश करा दिया जाता है और पॉलीमरेज द्वारा इसके डीएनए के दोनों हेलिक्स को, दोनों कुंडली को अलग अलग कर दिए जाते हैं। तो जब दोनों कुंडली अलग अलग हो जाता है तो यह अब अगर ये दोनों कुंडली इसके अलग अलग हो जाते हैं तो एकल कुंडली वाला, एकल रज्जुक वाला संरचना जो होती है, जिन्हें हम लोग आरएनए के नाम से जानते हैं। अब यहां जानते हैं कि डीएनए से, इस डीएनए से या डीएनए के संदेशों को आरएनए में रूपांतरित करने की प्रक्रिया ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, अर्थात डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को भी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन एक जेनेटिक सूचना को, यानी आनुवंशिक सूचनाओं को डीएनए के स्टैंड से आरएनए में कॉपी कर लेता है, अर्थात ये जान रहे हैं कि डीएनए के स्टैंड जो था वह आरएनए में रूपांतरित हो गया, आरएनए में बदल गया। कौन बदल दिया? डीएनए पॉलीमरेज, अर्थात इसे हेलिकेज भी कह सकते हैं या डीएनएज भी कह सकते हैं। डीएनएज जो भी होता है, अर्थात ये डीएनएज, हेलिकेज या डीएनए पॉलीमरेज, ये तीनों जो होते हैं डीएनए को तोड़ने का कार्य करते हैं। अब यह डीएनए को तोड़ेंगे नहीं तो फिर एकल रज्जु की संरचना बनेगी नहीं। अब एकल रज्जु की संरचना बन जाती है जिन्हें हम लोग आरएनए कहते हैं। अब यही आरएनए डीएनए के संदेशों को आरएनए में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन, अर्थात इसे हिंदी में अनुलेखन की क्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है ट्रांसलेशन। अब देखेंगे कि ट्रांसलेशन अमीनो एसिड को मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। सिंपल से बताया जा रहा है कि जैसे अभी डीएनए से क्या बनाया गया, डीएनए से आरएनए बनाया गया, डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहें, ट्रांसक्रिप्शन के। अब ये ट्रांसक्रिप्शन से फिर आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। तो ये आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन, अर्थात हिंदी में कहा जाए तो अनुवादन कहते हैं। अब यह अनुवादन की प्रक्रिया क्यों होती है? तो अनुवादन की प्रक्रिया जो होती है हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड के निर्माण कराने के लिए, अर्थात बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड समूह होते हैं। पॉलीपेप्टाइड कहने का अर्थ होता है एक फॉस्फेट होती है और एक शर्करा होती है और एक नाइट्रोजनी क्षार होता है। नाइट्रोजनी क्षार में होते हैं एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, ये सभी जो होते हैं ये सभी मिल करके तीनों का तीनों एक साथ मिल करके ही कहलाता है पॉलीपेप्टाइड। और ये पेप्टाइडों के समूह जो होते हैं यह अमीनो एसिड का निर्माण करता है और यही अमीनो एसिड जो प्रोटीन के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और यही आरएनए से प्रोटीन के रूप में रूपांतरित होना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखेंगे प्रश्न नंबर 9, ध्यान से देखेंगे। बताया जा रहा है कि आरएनए क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके कार्य भी बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले आपसे।
इसमें आप लोगों को जानकारी बहुत जरूरी है कि क्योंकि इसमें से एक प्रश्न तो अनिवार्यता आने वाला ही है 100%। अब ये जान लें सबसे पहले, आरएनए एक महत्वपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ है जो अधिकांशतः सूक्ष्म जीवों में ही होता है, लेकिन यहां पर देखेंगे जो एकल स्टैंड वाला होता है। अब यह आरएनए का संरचना है, एकल रज्जु की है, 3 स्टैंड से अगर 5 स्टैंड की ओर होते हैं, किनारे तक होती है, तो इसे हम लोग आरएनए का नाम देते हैं क्योंकि यह एकल रज्जु की होती है। और यह कोशिकाओं से के प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का कार्य करता है। अब यहां देखेंगे यह प्रोटीन संश्लेषण की मुख्य भूमिका निभाती है। ये आरएनए जो संरचना है, यह प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है, प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है। ध्यान से देखें। और ये आरएनए को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। आरएनए को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मैसेंजर आरएनए, जिन्हें एमआरएनए के नाम से जानते हैं। मैसेंजर आरएनए जिन्हें एमआरएनए के नाम से जानते हैं। इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं क्या है। देखेंगे कि मैसेंजर आरएनए जिन्हें एमआरएनए से के नाम से जानते हैं, यह डीएनए के, ये डीएनए का साइन, ये डीएनए से प्रोटीन बनाने के संदेश, अर्थात जिन्हें जेनेटिक कोड कहते हैं, जेनेटिक कोड जो होते हैं वह 3-3 नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है। और 3-3 नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के जो जेनेटिक कोड बने होते हैं, हमारे शरीर में जेनेटिक कोड की संख्या लगभग में कुल 64 होती है। कुल जेनेटिक कोड की संख्या 64 होती है, जिनमें से कुछ ऐसे कोड होते हैं जो अपराशित होते हैं, जो ऑफ होते हैं, कार्य नहीं करते। इसमें से 3 जो होते हैं ऑफ होते हैं और 61 जो कोड होते हैं वह हमारे शरीर में सक्रिय होते हैं, जो अमीनो अम्ल का निर्माण करने के लिए केवल 20 ही उपलब्ध होती है। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग कि ये जेनेटिक कोड को राइबोसोम तक पहुंचाने या पहुंचाता है या पहुंचाने में मदद करता है। तो सिंपल से समझ लेते हैं कि मैसेंजर आरएनए क्या है? एमआरएनए, जो डीएनए से प्रोटीन बनने के संदेश को, या प्रोटीन जो बनाती है संदेश, अब यह प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को या संदेशों को राइबोसोम तक पहुंचाता है। केवल इतना ही कार्य करता है एमआरएनए। और यह एमआरएनए जो होता है सबसे कम लगभग में 5 से 10% जो होती है, यह प्रत्येक आरएनए का भाग होता है। आरएनए का, कुल आरएनए का लगभग 5 से 10% ही मानी जाती है। नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए, जिन्हें हम लोग आरआरएनए के नाम से जानते हैं। राइबोसोमल आरएनए जिन्हें आरआरएनए के नाम से जानते हैं, यह राइबोसोम की संरचना बनाता है। अब ये जानते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की अमीनो एसिड जो होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की अमीनो एसिड जो होती है हमारे शरीर में, वह एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड। और यही अमीनो एसिड जो होते हैं, और ये कहलाती है क्या? राइबोसोम। अब यहां पर जान रहे हैं हम लोग कि राइबोसोम के संरचना का निर्माण करता है और प्रोटीन के संश्लेषण में भी सहायता करता है। यह जान रहे हैं कि हमारे शरीर में अमीनो एसिड के निर्माण या राइबोसोम के निर्माण करने में आरएनए की कौन से भाग होते हैं? तो आरआरएनए होता है, जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे जाते हैं। देखेंगे सबसे पहले इसमें ट्रांसफर टीआरएनए के बारे में पढ़ लेते हैं। टीआरएनए क्या होता है उसके बारे में जान लें। ट्रांसफर आरएनए अर्थात टीआरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, प्रोटीन संश्लेषण करता कौन है? तो ये आरआरएनए कहलाता है। आरआरएनए जो होती है, यह आरआरएनए ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और प्रोटीन के संश्लेषण करने के दौरान जब अमीनो एसिड जो होती है उसे राइबोसोम तक लाने का कार्य कौन कर रहा है? तो ये ट्रांसफर आरएनए करता है। ये ट्रांसफर मानव शरीर में कुल आरएनए का 75 से 80% मानी जाती है। तो सबसे ज्यादा अधिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण कराने के दौरान राइबोसोम तक लाने के लिए किसको? प्रोटीन को या अमीनो एसिड को ये राइबोसोम तक लाने का कार्य कौन कर रहा है? ये ट्रांसफर आरएनए, जो हमारे शरीर में कुल आरएनए का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 75 से 80% होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे चलते हैं। देखेंगे होमोसेपियंस पर टिप्पणी लिखी। होमोसेपियंस का अर्थ जानते हैं हम लोग, ये आधुनिक मानव। आधुनिक मानव को का वैज्ञानिक नाम बताया जाता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ये बताया गया है कि होमोसेपियंस, होमोसेपियंस से पहले आया था होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, उसके पहले आया होमो इरेक्टस। अब यहां जानते हैं होमो इरेक्टस नियंडरटाल, उसके पहले मानव था। होमो हैबिलिस आया, उसके बाद आया ये मानव का उद्भव, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में उत्कृष्ट जीव माना जाता है। ये या मनुष्य का वैज्ञानिक नाम
कहते हैं होमो हैबिलिस, अर्थात ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, होमो और सेपियंस। इसे होमोनिडी वंशज कहा जाता है, सेपियंस जाति कहा जाता है, स्पीसीज कहते हैं इसमें। अब यह जानते हैं इस पर टिप्पणी लिखना, होमोसेपियंस पर एक टिप्पणी लिखना है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखेंगे कह रहा है होमोसेपियंस आधुनिक मानव या स्तनपायी सर्वहारी प्रधान जंतुओं की एक जाति है। अभी ऐसी एक जंतुओं की जाति माना जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि होमोसेपियंस एक आधुनिक मानव, आधुनिक मानव जो आजकल मनुष्य है, इन्हीं को बताया जा रहा है कि यह एक आधुनिक मानव की प्रजाति है जो स्तनपायी भी होते हैं, अर्थात स्तन वाले भी होते हैं, जो बच्चों को जन्म दे सकते हैं, अर्थात बच्चों को पोषण भी दे सकते हैं। तो ऐसे सर्वाहारी भी हो सकते हैं, सर्वाहारी अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को भी शाक सब्जियों को भी आहार कर सकते हैं। जो प्रधान जंतुओं की एक जाति मानी जाती है, जो मुख्य जंतुओं की सबसे श्रेष्ठ जातियां मानी जाती है, जो बात करने और अमूर्त सोचने, अर्थात एक ऐसी जीव है पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों में से सबसे प्रधान और सबसे मुख्य जीव माने जाते हैं इंसान, जिन्हें अमूर्त सोचने अर्थात बातें करने और ऊर्ध्व चलने, खड़े होकर चलने तथा परिश्रम करने के कितने प्रकार के साधनों को बनाते हैं योग्य। अब समझ लेते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा आधुनिक मानव है जो विभिन्न प्रकार के जीवों को, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को, जितने भी क्रियाएं होती है वो सभी से या जीवों से पारस्परिक संबंध बनाते और क्रियाओं को, परिश्रम को एकदम सरल बनाने का कार्य करता है। और इसमें सोचने और समझने की बहुत ही अधिक यत्नाएं पाई जाती है। अब यहां देखेंगे मनुष्य की धात्विक प्रवीणताएं, अर्थात धातु के बारे में भी इसे प्रवीणताएं है, अर्थात पूर्ण रूप से ज्ञान है। तापीय संसाधन के रूप में ताप के बारे में और संसाधनों के बारे में भी, इसके द्वारा भी, तापीय के माध्यम से भी यह भोजन बनाने का भी प्रयास करते हैं, तो कपड़ों का उपयोग भी करते हैं। प्राणी, मनुष्य प्राणी जगत की सर्वाधिक विकसित जीव मानी जाती है। मनुष्य एक इस जगत की, इस पृथ्वी के सबसे सर्वश्रेष्ठ जंतु माने जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सोचने समझने की क्षमता होती है, जो ऊर्ध्व खड़े होकर के चलने की क्षमता होती है और भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं को साधारण रूप से, आसान रूप से, सामान्य रूप से संचालन करने के भी उनमें बहुत सारी जागृतियां होती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखेंगे बताया जा रहा है इसमें नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, इस देखेंगे इसमें लास्ट प्रश्न क्या है, प्रारंभिक कूट तथा समापन कूट को समझाइए। प्रारंभिक कूट क्या है और समापन कूट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव भी पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखेंगे। वैसे कोडॉन्स होते हैं, यहाँ पर कूट को हम लोग कोडॉन्स भी, कूट को कोड कहते हैं और प्रकूट को कोडॉन्स भी कहते हैं। अब यहां जानते हैं कोडॉन्स का अर्थ एक से अधिक कूट होते हैं। अब देखेंगे वैसे कोडॉन्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की, अर्थात ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के डीएनए का ये न्यूक्लियोटाइड एक साथ में जुड़ा हुआ होता है, तो ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की चेन जो बनाती है 3 डैश से ये 5 डैश और ये 5 डैश से 3 डैश। अब यहां देखेंगे, ये देखेंगे डीएनए क्या है, डीएनए। अब इस डीएनए के नई संरचनाएं जो होती है, इसमें 3 डैश और ये 5 डैश और यहां पर ये 5 डैश और ये 3 डैश, इसमें जितने भी ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये सभी न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फॉस्फेट अर्थात पेप्टाइड बंध द्वारा भी जुड़े हो सकते हैं। तो ये पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें से एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड होती है, जिन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे से पेप्टाइड चेन अर्थात ये श्रृंखला को बनाने की प्रक्रिया जब प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो जिन्हें प्रारंभिक कूट कहते हैं। तो ये प्रारंभिक कूट जो होते हैं, यह दो ही माना जाता है। सबसे पहला बताया जा रहा है AUG और GUG, अर्थात AUG जो है जिसे एडेनिन, यूरेसिल तथा ग्वानिन माना जाता है। तो ये जानते हैं यूरेसिल जो होता है हमेशा डीएनए में नहीं होता है, डीएनए में नहीं, हमेशा आरएनए में पाया जाता है। तो यह कूट जो होते हैं यह केवल, और ये जीयूजी जो होता है इसमें से यूरेसिल जो होते हैं ये भी हमेशा आरएनए में होता है और ग्वानिन जो होते हैं वह डीएनए में होता है। तो ये जान रहे हैं कि ये दोनों को हम लोग प्रारंभन कूट कहते हैं या प्रारंभिक कूट कहते हैं।
ये दोनों जो होती है यह आनुवंशिक सूचनाओं को या पॉलीपेप्टाइड जैसे क्रियाओं को बनाने का कार्य करता है। तो उसके आगे जानते हैं यह आनुवंशिक कूट को पढ़ने का भी कार्य करता है। आनुवंशिक कूट जैसे में बताया जा रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जीन का कूट होते हैं, कोडॉन्स होते हैं, तीन तीन नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, जैसे ये यूजी हो गया, ये सी हो जाता है, सी हो जाता है, अर्थात साइटोसिन थाइमिन और साइटोसिन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो जीन होते हैं एक दूसरे से तीन तीन नाइट्रोजन क्षार के साथ मिल जाते हैं, तो इन्हें हम लोग प्रकूट कहते हैं। और यही प्रकूट जो होता है वह आनुवंशिक संरचनाओं को या आनुवंशिक कूटों को पढ़ने का कार्य करता है, आनुवंशिक कूटों को समझने का क्रिया करता है एवं अनुलेखन की क्रिया में भी सहायक होते हैं। यह डीएनए जैसे क्रियाओं को अलग करने में भी कार्यशील होते हैं। तो अब यहां पर जानते हैं हम लोग नेक्स्ट के बारे में कि कुल कोडॉन्स की संख्या, जान रहे हैं कि कुल कोडॉन्स की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 64 होती है, जिसमें से यूएए और यूजीए और यूएजी अभी पढ़े थे कि प्रारंभिक कोट जो होते हैं ये प्रारंभिक कोट दो ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ए यू जी तथा जी यू जी। लेकिन समापन कोट जो होते हैं, जो ये आनुवंशिक कोट, ये आनुवंशिक संरचनाओं को पढ़ने का कार्य नहीं करता है। अब यहां समझते हैं कि ये समापन कोट जो होते हैं यह आनुवंशिक सूचनाओं को पढ़ने का कार्य नहीं करता। ध्यान से सुनिए, देखेंगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन समापन का संकेत देता है, यह समाप्त कर देता है। अर्थात इस चेन को डीएनए की संरचना जो होती है या आरएनए का संरचना जो होती है, इसमें जो कूट लेखन जैसी प्रक्रियाएं जो होती है उस कूट लेखन जैसी प्रक्रियाओं को यानी डीएनए के प्रतिलिपि या आरएनए के प्रतिलिपिकरण बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसको बंद करने का संदेश देता है। तो यह रोक देता है या चयन को समापन कर देता है या बंद कर देता है, इन्हें समापन कोडॉन्स कहते हैं। यह अमीनो अम्ल के संकेत वाहक नहीं होते हैं या संदेश, यहां पर संकेत वाहक नहीं संदेश वाहक होने चाहिए, और ये अमीनो अम्ल के कोई भी संदेश को पहुंचाता नहीं है और यह पॉलीपेप्टाइड जैसे श्रृंखलाओं को बनाने की क्रिया को रोक देती है। यह हमारे शरीर में डीएनए के जैसे ये श्रृंखलाएं होती है, तो इसको क्रिया को कार्य करने में अर्थात आगे की ओर नहीं बन पाए, इसलिए यह बनाने की प्रक्रिया को रोकने का कार्य करता है। ऐसे कोडॉन्स को हम लोग समापन कोडॉन्स के नाम से जानते हैं, जो होते हैं यूएए, यूजीए तथा यूएजी। अब यहां जानते हैं कि ये समापन कोडॉन होते हैं और प्रारंभन कोडॉन कौन से थे? तो ये प्रारंभिक कोडॉन्स। तो प्रारंभिक कोडॉन कितने होते हैं? दो ही होते हैं, ए यू जी तथा जी यू जी। अब यहां पर हम लोग जानते हैं उसके आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब जो है आपकी ये प्रश्न लिमिटेशन इतना ही था। आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो आप इसे जितना हो सके सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करते ही रहिएगा तो हमारी हौसला और बढ़ेगी और हम आप लोगों के लिए और भी ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।